हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 2 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और जो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट यूनिट का हो चाहे वो सेकंड यूनिट का हो, आप सभी को पता है कि भाई हमारी एंड में एक वीडियो आती है अनकवर्ड कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। सो उसमें वो सब कवर हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमको हमारी फ़ी पे कर दें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा भाई फॉरेन ट्रेड। सबको पता है क्या होता है। अभी फॉरेन ट्रेड हम करते क्यों हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, हम आज वो पढ़ेंगे। पहला टॉपिक, ऑलराइट। सो पहला क्या है, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, फॉरेन ट्रेड लीड टू स्पेशलाइजेशन इन अ प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर कंट्री कैन प्रोड्यूस एट लोअर कॉस्ट। भाई भाई आपने क्या बोला, भाई दो कंट्री हैं, ठीक है। ये दोनों कंट्री दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती है, बट जो कंट्री बी है वो उसको लोअर कॉस्ट पे बनाती है। सो वो कोशिश करेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज कवर करूं इसी कॉस्ट में, ठीक है। तो उसका इससे क्या बढ़ता है, स्पेशलाइज्ड वो होता जाता है एक स्पेसिफिक फील्ड में, क्योंकि वो एक ही काम को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी गुड्स एट लोअर रेट। भाई यहाँ पे दो कंट्री हैं, ठीक है। कंट्री एक जो कंट्री ए है वो आपका प्रोडक्ट सी प्रोड्यूस करती है और कंट्री बी आपका प्रोडक्ट ए यूज़ करती है। कंट्री ए को प्रोडक्ट ए चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो उसकी कंट्री में प्रोडक्ट ए बनता है वो उसका 1000 रुपये का बनता है, लेकिन बाहर से वो उसको 500 रुपये में परचेज कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, वो क्वालिटी गुड्स मिल जाते हैं उसे लोअर रेट पे या फिर लोअर कॉस्ट पे या फिर लोअर मार्केट प्राइस पे। कॉस्ट का मतलब क्या है भाई, अगर कंट्री पे यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे सेल होगा तो उनके लिए तो वो कॉस्ट ही आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे उनको क्वालिटी गुड्स मिल जाती हैं लोअर रेट पे, बट क्वालिटी उनकी सेम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्निकल नो हाउ। भाई इसका मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है भैया, सबसे पहले बता दो, सिंपल था, हम अपने आप देख लेंगे है कि नहीं। भाई अगर फॉरेन ट्रेड है, प्रेजेंस है, सो आपका फ्लो, आपका गुड्स, कैपिटल गुड्स का फ्लो होगा, ठीक है, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड आपकी कंट्री डेवलप होगी। दैट्स इट। बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ। हाँ जी भैया बहुत सिंपल है, आपने सही बोला। भाई नेक्स्ट चीज मान लो, रिमूवल ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। भाई मैंने यहाँ पर दो कंट्री ली, कंट्री फर्स्ट श्रीलंका, कंट्री सेकंड अपनी इंडिया। भाई श्रीलंका में किसी एक प्रोडक्ट का शॉर्टेज चल रहा है तो वो क्या करेगा, वो दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करा लेगा। तो यहाँ पे शॉर्टेज की परेशानी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। भाई इसका मतलब क्या होता है, अभी फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या लाता है, वो इम्प्रूवमेंट लाता है कहाँ पे, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। कैसे लाता है भाई, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में जाओगे, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पता चलेगी, ठीक है। सो आपकी एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, ठीक है। कोई इसमें दुविधा परेशानी नहीं है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको कवर कर दूंगा। उसके बाद डिस्करेज द फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। भाई ये मोनोपोलीज को खत्म करता है। अगर आपकी कंट्री में बस एक कंपनी है जो वो प्रोडक्ट बनाती है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट तुम कोई सा ले लो, अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में बस एक ही कंपनी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाती है, सो वो कंट्री का क्या कर सकती है, सेम प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्यों करेगी, क्योंकि उसको मोनोपोली खत्म करनी है। क्योंकि मोनोपोली अगर होगी सो वो कंपनी ज़्यादा चार्जेस भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई इसको समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसको छोड़ो, अगर आपको फॉरेन ट्रेड अच्छा हुआ देन जितना भी सब मैंने बोला इन सबकी वजह से आपकी नेशनल इनकम आपकी नेशनल इनकम अच्छी होगी, ठीक है। समझ में आ गया इसका बेसिक कंटेंट। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है भाई, ट्रेड का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, बैलेंस होना। कि भाई इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी भाई समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि भैया ये आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का। भाई सही बोले कि नहीं बोला? सही आपने नहीं बोला। यह आपका डिफरेंस होता है मॉनेटरी वैल्यू का। मॉनेटरी वैल्यू किसकी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की।
आपने पार्शली सही बोला था इसका मतलब, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी ओवर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ये आपका रोकड़े का डिफरेंस है। किस चीज़ का रोकड़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रोकड़े का, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट किया 1000 रुपीज़ का और हमने इंपोर्ट किया 100 रुपीज़ का, सो यहाँ पे 9000 क्या आ गया, 900 क्या आ गया हमारा। एक तरीके से आप बेनिफिट बोल सकते हो कि भाई हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया और हमारी कंट्री को इससे ज़्यादा फायदा हुआ कि नहीं। उस केस पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हमारी कंट्री को फायदा हुआ, उसको कहते हैं हम ट्रेड सरप्लस। और वहीं अगर हमारा इंपोर्ट 1000 रुपीज़ का हो रहा है और एक्सपोर्ट अगर हमारा 100 रुपये का हो रहा है, सो हमारी कंट्री को नुकसान होगा 900 रुपये का। नुकसान इन द सेंस कि हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है। भैया आपने क्या बताया, ये हैं आपके टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, ठीक है। इसका भी है कुछ दूसरा नाम, अगर पेपर में आ जाए, अनफेवरेबल बीओटी। अनफेवरेबल कब होगा, जब हमको लॉस होगा। फेवरेबल कब होगा, जब हमको फायदा होगा। सो अनफेवरेबल और ट्रेड डेफिसिट एक ही होता है और फेवरेबल और ट्रेड सरप्लस एक ही होता है। यहाँ तो कोई डाउट, इजी लैंग्वेज समझ में आई, बोला है ना। हाँ जी भैया आ गई। नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ हार्ड डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको ये वाला लास्ट सेमेस्टर है, इसमें आप जान लगा दो, बस आपको इसमें डेफिनेशन रटनी है, पेज भर के आने हैं जितने हो सकते हैं, जिससे कि आप लास्ट में अच्छी परसेंटेज ला सको। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, मतलब तो देखो भाई वही निकलेगा जो मैंने पीछे बताया, बट इसकी डेफिनेशन क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए कंपनी इज द रिलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। बस फिजिकल गुड्स का यहाँ पे होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये डेफिनेशन आपको किसने दी थी, बहनम, ठीक है। अगर मेरे बोलने का तरीका गलत है बहनम को, तो आप इसको सॉरी माफ़ कर दे, बट आप यहाँ पे पढ़ लें स्पेलिंग क्या है, ठीक है। बहनम जो भी होगा ये, ठीक है। अभी ये है आपका होमवर्क टाइम। होमवर्क नंबर 1, आपको रीज़न बताने हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने नोटबुक में आपको रीज़न लिखने हैं। भाई ट्रेड डेफिसिट का रीज़न क्या हो सकता है और ट्रेड सरप्लस का रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये भी बताने चला गया तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि आके 2-3 होमवर्क और हैं। अगर मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई जो मैं ये बीओपी पढ़ा रहा हूँ, ये आपके वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम ट्रेड की बात कर रहे थे, हाँ ना, हाँ जी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक बात बताओ आप कि आप पेमेंट देते कैसे हो, मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप पेमेंट कैसे देते हो, भाई उसने बोल दिया पेमेंट दे देते हो, नहीं, आप क्या देखते हो, आप एक बिल देखते हो, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बिल है, ठीक है। यह आपकी एक तरीके से एक बुक है। उस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो मैंने भी मतलब बताया वही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये आपकी एक बुक है जिसमें आप सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब वही जो मैंने बताया आपको, आप इसमें रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, बस यहाँ पे ऐड कर दो, आप इसमें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हो सारी ट्रांजेक्शन्स को। किस किस के बीच में, भाई जिससे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी सेलर और बायर के। सेलर कौन है, फॉरेन कंट्री, बायर कौन है, फॉरेन कंट्री, और सेलर कौन है, रिपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। और ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। ये किसने दी थी डेफिनेशन, आपकी डेफिनेशन आप इसको रट लो, आप इसको नोटबुक में लिख लो, ये दी थी आपकी किंडल बर्जर ने, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें जो आपको कंटेंट चाहिए होता है, मैं ये कंटेंट बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर 15 मार्क्स में आ गया कि भाई क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो आप इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, उसका प्रॉपर मीनिंग, एग्जाम्पल, नेचर, और आगे मैं जब भी बताऊंगा कंटेंट, वो भी आप लिख कर आओगे, ठीक है। सॉरी, अभी स्टार्ट करते हैं। भाई नेचर क्या होता है इसका। भाई सबसे पहला जो मैंने डेफिनेशन बताया था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है,
ठीक है, वही एक सिस्टम फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे प्राइस डाल दिया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डाल दिया, यहाँ पे कुछ और डाल दिया, यहाँ पे कुछ और डाल दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो होता है। देन ये आपका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। देन ये कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब भाई हम पता लगा सकते हैं कि भाई हम इससे फॉरकास्ट कर सकते हैं, हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें सारे टाइप की रेसिपेंट और पेमेंट रिकॉर्ड होती हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। ठीक है, इसका मतलब चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और हम फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन डबल एंट्री सिस्टम है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों चल रहे हैं, तो इस वजह से ये डबल एंट्री है। ऑल आइटम गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, इसमें सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो। मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी आपकी। आपको बस मीनिंग सही होता है, मीनिंग मैंने बता दिया। आप इसमें एग्जाम्पल दे के भी कर सकते हो, हर एक पॉइंट में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जिससे कि आप अपने पेज भर सको। और एक बात, हाँ, इस साल 3 घंटे का पेपर होगा, तो गलती से भी कुछ छोड़ के मत चले जाना, और पढ़ाऊंगा तो मैं ही। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। सब टॉपिक पर बेसिकली कंटेंट ऑफ बीओपी। बीओपी का कंटेंट क्या होता है? सबसे पहले इसमें आता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है भाई? सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। किस चीज़ से रिलेटेड? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। भैया आप कैसी बात कर रहे हो? हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के तो रिकॉर्ड करेगा ये। हाँ जी। इसके बाद क्या ये बस गुड्स की करता है? नो, ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की करता है। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अगर आपको ब्रीफ सही है गूगल कर लें, क्योंकि वीडियो बनना बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है भाई? कैपिटल अकाउंट का मतलब साफ मान लो एसेट एंड लायबिलिटी। ये सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो कि हमारी अफेक्ट डाल सकती हैं एसेट एंड लायबिलिटी पर। ठीक है, जो कि विच कॉज चेंज, जो कि हमारी एसेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर सकती हैं फॉर द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री और गवर्नमेंट। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं हूं अपनी कंट्री का, ठीक है, सो मैं बस अपनी कंट्री की लायबिलिटी, मैं बस उन्हीं कैपिटल अकाउंट को, उन्हीं कैपिटल गुड्स को मैं बेसिकली रिकॉर्ड करूंगा जो मेरी एसेट और जो मेरी लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। भाई जो बायर की लायबिलिटी है उससे मुझसे कुछ मतलब नहीं है। जो मेरी लायबिलिटी, जो मेरी एसेट को अफेक्ट करती हैं, जो मेरी कंट्री की एसेट को अफेक्ट करती हैं, मैं बस उन्हीं को रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वह आपको भाई फैक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं बीओपी के। भाई बहुत सिंपल है, जर्नल चीज़ है। आप कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू डाली है, सो आपको बताना है कि वो मॉनेटरी वैल्यू अफेक्ट कैसे हो सकती है। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मॉनेटरी वैल्यू अपना अफेक्ट होगी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो अफेक्ट हो सकती है। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी की वजह से वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, वो एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से अफेक्ट हो सकती है। भाई पहले डॉलर 70 का था और अब 80 का हो गया, सो अफेक्ट तो होगी ना वो। पहले हम क्या कहते हैं 50-60, देन जब हम 70 देते थे तो वो $60 हमसे लेते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, वो हमसे पहले वो हमसे $8 लेते थे सेम गुड्स के, और अब हमको $60 देने पड़ेंगे। ठीक है, शायद कुछ यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, बट एक बात जो यहाँ पे आपकी मॉनेटरी वैल्यू तो घट गई ना, यहाँ पे आपकी मॉनेटरी वैल्यू तो घट गई, अपनी आपकी वैल्यू तो कम हो गई। इन शॉर्ट आपका इफेक्ट तो हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सचेंज रेट मूवमेंट। भाई इसमें कैसे होगा, आप एक बात जानो, पहले हम $8 देते थे स्पेसिफिक गुड्स के। पहले हमारे प्राइस थे, जो हमारी वैल्यू थी वो थी ₹70। भाई 70 × 8 560। अभी उसके प्रोडक्ट के प्राइस तो सेम ही है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है वो हमारी घट गई, 8 हो गई, ₹80 पर डॉलर। ये हमारी अब करंट वैल्यू हो गई। अगर आप 80 × 8 करोगे तो कितना आता है? 640 आता है। मतलब आपकी मॉनेटरी वैल्यू में तो इफेक्ट पड़ा ना, तो आप इसको कहाँ पे डालोगे? इफेक्ट ऑफ मतलब ये आपका फैक्टर है बीओपी का, जो कि आपके मॉनेटरी वैल्यू को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन डोमेस्टिक बिजनेस की वजह से भी वो अफेक्ट होती है। बेसिक चीज़, सिंपल चीज़। अभी आपका सेकंड होमवर्क है, आप इसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि जो मैं होमवर्क बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ हमारी वीडियो से नहीं हो सकती।
ठीक है। सो होमवर्क नंबर 2 क्या है, बीओपी की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हम बीओपी बना रहे हैं, हम कुछ चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। वो फोरकास्ट करने में हेल्प कर सकता है, वो फ्यूचर डिमांड में हमारी हेल्प कर सकता है। मैं आपको हिंट भी दे दिया है और आपको ये होमवर्क करना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि आपका माइंड भी थोड़ा बहुत ओपन हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री ट्रेड। भाई फ्री ट्रेड है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ टैक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर शौर्य सिंघल। जस्ट किडिंग भाई, ट्रेड विदाउट टैरिफ एंड रेस्ट्रिक्शन कॉल्ड फ्री ट्रेड, ये डेफिनेशन मैंने दी है। इसको पेपर में लिख के मत आ जाना, वरना आपको आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बट मीनिंग यही है। ठीक है भाई, it is a policy formed between two or more nations that permit the unlimited import or export of goods and services between partner nation। भाई जब वो अनलिमिटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन होगा। फ्री ट्रेड का मतलब वही होता है, ट्रेड विदाउट टैरिफ, ट्रेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन बिटवीन द टू नेशन कॉल्ड फ्री ट्रेड। ठीक है, इसको लिख के मत आ जाना तुम, बड़े ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज भैया, अगर हर चीज़ फ्री मिल रही है सो उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई इसके खिलाफ बोलेगा। ठीक है, और कोई उसके लिए बोलेगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड, जो फ्री ट्रेड को बढ़ावा देते हैं वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। भाई बेसिक चीज़ है, अगर आप किसी गुड्स को अनलिमिटेड एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भाई फॉरेन ट्रेड क्या करता है आपका, फॉरेन ट्रेड बताओ क्या करता है, वो आपको स्पेशलाइजेशन रहता है। ऑन द सेम वे, अगर हम किसी चीज़ को बार बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अनलिमिटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्या हम उसमें और अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी डिमांड बाहर और ज़्यादा है। बोलो है ना, हाँ जी भैया करेंगे। सो आपकी इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है फिर नहीं बढ़ती है, क्यों भाई, क्योंकि आप एक तरीका को एक स्पेसिफिक गुड्स आप बार बार बना रहे हो एंड यू आर अगेन एंड अगेन एक्सपोर्टिंग दैट गुड, तो क्या होगा उसका, उससे आपका स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, देन ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी बिकॉज ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेड। ठीक है, ग्लोबल आउटपुट इंक्रीज सिंस स्पेशलाइजेशन, इफिशिएंसी एक्सेट्रा। ठीक है, मेक प्रोडक्शन लार्ज स्केल। भाई एक बात बताओ, आप जब ग्लोबल ट्रेड कर रहे हो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, सो क्या होता है उसका, उससे आपका आप बार बार उसको सेल करते हो, राइट। आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हो, राइट। और आपको अगर फ्री ट्रेड अवेलेबल है सो आप किसी भी गुड्स को आप चीपर रेट पे परचेज कर सकते हो, है या ना, हाँ जी भाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब जानो, मैं इसको सही सा एग्जांपल देके बताता हूँ। दो कंट्री हैं, ठीक है, ये कंट्री सेम गुड्स 1000 रुपीज़ में बनाती है, सेम एग्जांपल, और कंट्री बी आपकी 500 रुपीज़ में बनाती है। सो कंट्री ए में कंट्री बी के गुड्स का डिमांड बढ़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि वो सेम क्वालिटी दे रहा है बट प्राइस कम ले रहा है। इससे क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सो वही आपका ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है। ठीक है, क्या करता है ये भाई, ये लार्ज कंजप्शन, हायर प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये ऑल राउंडर, मतलब ये ऑल एरिया पे काम करता है। नेक्स्ट है आपका असेसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिकली प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सेम चीज़ है, आपके यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट है नहीं बट आप दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो आपके एक्सेसिबल है, मतलब आप उसको देख सकते हो किसी कंट्री के आप प्रोडक्ट को ईजिली, कि हाँ भाई उस कंट्री में कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊं, इन फ्री ट्रेड इनेबल ईच कंट्री टू गेट कॉमोडिटीज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस एट ऑल और कैन ओनली प्रोड्यूस इनएफिशिएंटली। ठीक है भाई, ये कंट्री के पास वो प्रोडक्शन है नहीं बट कंट्री बी के पास है। सो कंट्री बी से लेकर मतलब वो एक्सेसिबल है कंट्री ए के लिए कंट्री बी का प्रोडक्ट परचेज करना। ठीक है, फ्री फ्रॉम इंटरफ्रेंस। भाई कुछ इंटरफ्रेंस नहीं होता, ये फ्री है उससे। सो ये इसके बेनिफिट आप कह सकते हो, बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड आप कह सकते हो, या फिर आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फ्री ट्रेड। भाई वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो फ्री ट्रेड के अगेंस्ट जाते हैं।
सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ होम इंडस्ट्री। भाई अगर आप बाहर से गुड्स मंगाते रहोगे तो आपकी जो घर की इंडस्ट्री है, जो आपका घर का अनाज है, वो आपका सड़ जाएगा, वो आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, सो आपकी जो घर की इंडस्ट्री है वो आपकी खत्म हो जाएंगी। भाई इनएफिशिएंट बिकम परपेचुअल। अच्छा, हमारी कंट्री में सेम थिंग मैं बता रहा हूँ फिर से, सेम थिंग है। फ्री ट्रेड कैन नॉट ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये बात आप मानते हो भाई, फ्री ट्रेड पूरी तरीके की डेवलपमेंट नहीं ला सकता। ठीक है, अगर हमारी कंट्री, दो कंट्री, अगर हमारी कंट्री प्रोडक्ट एक्स और कंट्री बी के पास है प्रोडक्ट वाई, कंट्री ए प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए इनएफिशिएंट है, कंट्री ए प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए इनएफिशिएंट है, वो क्या करती है, वो कंट्री बी से प्रोडक्ट ले लेती है। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ जानो, अगर अपनी कंट्री के इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दे रही, सो वो इंडस्ट्री है वो क्या होगी, इनएफिशिएंट बिकम परपेचुअल, मतलब वो इनएफिशिएंट उसकी आदत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, क्यों भाई, क्योंकि बाहर की वो कंट्री से सामान ले रही है, सब लोग बाहर के कंट्री से सामान यूज़ कर रहे हैं, बट उसका एक तरीके से डिमोटिवेट टाइप हो जाता है कि भाई वो सब उसको भूल ही जाते हैं। ठीक है, वो भाई सब उसको भूल जाते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, बाहर वाले की डिमांड बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे वो इनएफिशिएंट होने के बजाय वो आपका पूरा बंद हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जिस बिजनेस पर आप ध्यान नहीं देते, लेकिन वो इनएफिशिएंट होते हैं, वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो बिजनेस आगे बंद हो जाते हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट आपका वही बोल रहा है। ठीक है, देन डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंसी। भाई अगर एक कंट्री बस दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट बार बार लेती रहेगी, सो वो ओवर डिपेंडेंट हो जाएगी कंट्री बी के। भाई हम कंट्री बी के बिना कुछ काम नहीं कर सकते, तो वो एक तरीके से खतरा है ओवर डिपेंडेंसी का। ठीक है भाई, पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल फॉरेन गुड्स। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कंट्री ए कंट्री बी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है, सो कंट्री बी के पास एक तरीके से वो क्या कहते हैं उसे, मतलब वो हार्मफुल गुड्स भी बना सकती है ना। भाई कंट्री बी में कुछ प्रोडक्ट हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी लो करके बेच सकती है। क्यों, क्योंकि वो फ़ायदा उठाते हैं कि भाई कंट्री बी में वो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कंट्री बी के पास है, कंट्री ए के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, बट कंट्री बी के पास है। तो कंट्री बी क्या कर सकती है, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए उसके फीचर कम कर सकती है। ठीक है, जो फीचर इसेंशियल हो क्या पता वो भी कम कर दे, तो वो एक तरीके से खतरा है फॉरेन गुड्स का किसके लिए, जो बायर होता है उसके लिए। ठीक है, थोड़ा डीप मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बात समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपका भाई की इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड। रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड सबको पता है, ट्रेड पर रोक लगना। भाई अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, सबसे पहला टैरिफ बैरियर, देन नॉन टैरिफ बैरियर, देन वॉलंटरी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो नहीं, जो आपके अनकवर्ड कॉन्सेप्ट आते हैं वो इसमें जो भी छूटा है वो सब इसमें कवर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई टैरिफ बैरियर क्या होता है, दिस इज द बैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, टैक्स एंड कोटास। भाई ये उस टाइप का बैरियर होता है जो आपको रेस्ट्रिक्शन लगाता है ड्यूटीज के तौर पर, टैक्सेस के तौर पर, कोटास के तौर पर। भाई इससे रिजल्ट क्या आता है, भाई इंपोर्ट घटेगा। क्यों, क्योंकि वो आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं। प्राइस ऑफ इंपोर्ट प्रोडक्ट बढ़ेंगे, अगर आपके प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। ये आपका टैरिफ बैरियर हो गया, मतलब टैरिफ, टैक्स, ड्यूटीज, कोटास का जो बैरियर लगता है वो आपका टैरिफ बैरियर होता है। उससे रिजल्ट मैंने ये बता दिए, आप इसको एग्जाम्पल देके और बड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई हाउ टू कंप्यूट टैरिफ बैरियर। हम टैरिफ बैरियर को कंप्यूट करते कैसे हैं, क्योंकि एक तरीके का तो नहीं होता टैरिफ बैरियर, बहुत तरीके के होते हैं। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे आप वो जानो। सबसे पहले स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है, या आपकी दीज आर दी फिक्स्ड, ये फिक्स होती है, और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी पर यूनिट। भाई ये आपका स्पेसिफिक मतलब फिक्स होती है पर यूनिट के तौर पर, और मतलब कोई भी आपका मेजरमेंट होगा ना क्वांटिटी का, उस मेजरमेंट के तौर पर ये आपकी फिक्स्ड होगी। लेट्स से कि 1 लीटर के लिए हम 100 रुपये चार्ज करेंगे और 1 किलो के लिए हम 50 रुपये चार्ज करेंगे, मतलब पर केजी 50 रुपये, पर लीटर 100 रुपये, पर सेंटीमीटर
या फिर पर मीटर 10 रुपये, वो आपका फिक्स हो गया। स्पेसिफिक ड्यूटी आपकी फिक्स हो गई, ये आपकी चेंज नहीं हो सकती। क्वांटिटी बढ़ाओ तो चेंज होंगी, बट पर लीटर पर यूनिट आपकी ये फिक्स रह गई, तो ये आपका स्पेसिफिक ड्यूटीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड वैल्यू ड्यूटीज। भाई उसमें थी आपके लीटर मेजरमेंट, ये है आपकी वैल्यू। दीज आर द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू विच आर स्टेटेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ इनवॉइस वैल्यू। भाई आपकी वैल्यू क्या है, आप अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है टोटल, इन टोटल आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपये है, सो 100 रुपीज़ का 10% आपका एड वैल्यू ड्यूटीज लग जाती है। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ सो सॉरी फॉर दैट, बट स्पेलिंग सही है। ठीक है, सो भाई ये आपकी वैल्यू के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगा देता है कि भाई हम 100 रुपये के ऊपर इतनी % लगाते हैं, हम 120 के ऊपर 11% लगाते हैं और XYZ। ठीक है, अभी लास्ट क्या है आपका कंबाइंड रेट। भाई कंबाइंड किस किस का, स्पेसिफिक ड्यूटीज का एंड एल वैलोरम ड्यूटीज का। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। सर कैसे? हमने ली 10 kg का हमने प्रोडक्ट लिया, पर kg वो 10 रुपीज़ चार्ज करता है। ठीक है, पर रुपीज़ वो 10 kg चार्ज करता है, सो इससे हो गया आपका 100 रुपीज़ आपका चार्ज हो गया, प्लस 100 रुपये आपके प्रोडक्ट के प्राइस थे। ये आपके प्रोडक्ट का प्राइस बना आफ्टर स्पेसिफिक, राइट। बट एड वैलोरम क्या करता है, वो वैल्यू के ऊपर करता है। वैल्यू कितनी है इसकी 200, तो वो क्या करेगा 200 के ऊपर वो 10% लगा देगा। स्पेसिफाइड जो भी होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, सब उसका प्राइस क्या बन जाएगा 220 बन जाएगा। जहां प्राइस इस खाली एक स्पेसिफिक ड्यूटीज से 200 बनना था, वहीं दोनों का मिला के प्राइस 220 बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर बस भाई उसमें बस वैलोरम ड्यूटी लग रही है तो क्या होगा, अगर सेम प्रोडक्ट है 10 kg क्वांटिटी है और 10 पर kg उसका प्राइस है, 100 हो गए। उसने क्या बोला कि हम 20% टैक्स लगाते हैं 100 रुपीज़ पर। ठीक है, सो 20% इसका कितना होगा 20 रुपीज़ हो गया, 100 + 20 120, वही प्राइस। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएशन आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स नहीं लिया। सो एड वैलोरम ड्यूटीज में आपके प्राइस आपके क्या हो गए, बढ़ गए क्या? लेकिन 220 से ज़्यादा है नहीं, 220 से कम है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम दोनों लेते हैं तो वहीं आपके प्राइस बढ़ जाते हैं और आप ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं। ठीक है, कंबाइंड रेट समझ में आ गया भी, कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक एंड एल वैलोरम ड्यूटीज़ का। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are the combination of the specific and ad valorem duties on a single product. They are duties based on both the specific rate and ad valorem rate that are applied on imported product. जो मैंने बताया वही लिखा है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा। नेक्स्ट क्या है आपका टैरिफ बैरियर क्या होते हैं। भाई नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, हमने टैरिफ बैरियर अभी पढ़ लिया। नॉन टैरिफ बैरियर आपके वो बैरियर होते हैं जो आपके सारे जो आपके टैक्स के अलावा जो बैरियर लगते हैं। कौन कौन से? भाई लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन कोटास। कोटास का मतलब क्या होता है, भाई हमने बोल दिया कि हम लेट्स से 2 कंट्री लेते हैं, रशिया, ठीक है, और यूएसए। हमने क्या बोला कि हम यूएसए ने क्या बोला कि हम रशिया से बस 100 लीटर पेट्रोल हम इंपोर्ट करेंगे, सो वो कोटाज हो गया। भाई यूएसए ने एक तरीके से फिक्स लगा दिया, एक लिमिटेड क्वांटिटी उन्होंने फिक्स कर दी कि हम इससे ऊपर नहीं कर सकते, यह आपका कोटाज हो गया। लाइसेंस, आपको लाइसेंस चाहिए पेट्रोल सेल करने के लिए, बिना लाइसेंस के हम सेल नहीं कर सकते। अगेन ये सब आपके डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब है आपका एम्बर्गोज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर ए हेल्थ सर्कमस्टेंस। भाई इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, सो जो बायर होती है वो उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करता है और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। उनकी कुछ एक तरीके से मेजरमेंट होते हैं, अगर वो मेजरमेंट अगर उस एक भी मेजरमेंट पर प्रोडक्ट नहीं खरा उतरा तो वो उसको इंपोर्ट नहीं करते। ठीक है, लास्ट है आपका सैंक्शंस लगाना, रेस्ट्रिक्शन लगाना सिंपल है, स्टैंडर्ड टैरिफ लगाना ये भी आपका सिंपल है, कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। होमवर्क नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP। हार्ड नहीं है,
मैंने समझा दिया और आप इसके बेस पर डिफरेंस लिख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हमारी सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, बट मैं कंटेंट स्किप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर जो मैंने कंटेंट स्किप किया और अगर वही आ गया, सो भाई बात मुझ पे आ जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज सर्कल में प्लीज़ इसको शेयर करें और प्लीज़ हमारी फ़ी आप पे कर दें, दैट इज़ 1 लाइक 1 शेयर एंड कमेंट योर डाउट्स, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।